Hi everyone, this video is going to about roadmap to score 95% and above with self-study and some crux about how I scored 92% with my self-study. So let's begin without wasting time. First thing is collection of books. Whenever we are preparing for any exam, the first thing is collection of books. यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो बुक्स पाइल अप कर लेते हैं, जो कि उनके माइंड में मैश क्रिएट कर देता है कि मैं कौन से बुक से कब पढ़ूं। वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपके माइंड में, जो कि आपके लिए सिर्फ एक डिसएडवांटेज बन जाती है एट द एंड। सो आई वुड प्रेफर कि आप फर्स्टली अपनी बुक सिलेक्ट कर लें कि थ्रू आउट द ईयर किससे आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज आई वुड रेफर सम बुक्स। सो इन मैथ्स एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर और आर.एस. अग्रवाल is compulsory. In science, NCERT plus PYQ's book, and in other subjects, NCERT plus PYQ's book. These books are that book which are very must for your board exam. If you are preparing for 95% or above in your board exam, इनको solve करना is must. Previous year questions की book कुछ ऐसी बुक होती हैं जो कि आपको आइडिया देती हैं कि पिछले कुछ सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ कैसे क्वेश्चंस आए थे बोर्ड एग्जाम्स में, 2019 में जो एग्जाम हुआ था, प्रीवियस 10 ईयर्स के उसमें क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आइडिया देते हैं कि इस टॉपिक में से मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। इसकी कुछ पब्लिकेशंस होती हैं, जैसे दिशा पब्लिकेशन हो गई, MTG हो गई, आर.एस. अग्रवाल, ओसवाल, दिशा पब्लिकेशन, ऑल टुगेदर, एवरग्रीन। मैंने पर्सनली एवरग्रीन और दिशा पब्लिकेशन की बुक सॉल्व की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की थी और कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे पास आपकी एवरग्रीन की बुक्स थी। तो आप इनमें से कोई भी बुक चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस हार्ड कॉपी। Whenever we are preparing for any exam, the most important thing is syllabus hard copy. किसी भी एग्जाम को देने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? वाई? क्योंकि जब आप किसी भी सिलेबस के थ्रू जाते हैं आपको आइडिया होता है कि हाँ मेरा एग्जाम इतना हार्ड है, मेरा सिलेबस इतना वाइड है, मुझे इस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है। जब कभी भी आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कौन सा जो सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट का मेरा जो सिलेबस है वो कम है, किसको मैं कम टाइम दूँ, किसको मैं ज़्यादा टाइम दूँ। ऐसा हो रहा है कि सिलेबस मेरा इंग्लिश का बहुत ही कम है और मैं अपना मोस्टली अपना टाइम इंग्लिश को डेवोट कर रहा हूँ। वो भी आप पढ़ रहे हैं बट वो एक स्मार्ट वर्क नहीं है, वो आपका सिर्फ हार्ड वर्क है। एंड आई एम सेइंग हार्ड वर्क इज अ वेक्टोरियल thing. It should have right direction. Next thing is note making. Whenever we are preparing for any exam, the first thing is to do is note making. जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम सबसे पहले नोट्स बनाते हैं। और जब नोट्स बनाते हैं तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने में, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है और रॉन्ग स्टेप है कि आप डेकोरेटिव नोट्स बनाओ, सुंदर नोट्स बनाओ, उन नोट्स में पिक्चर्स होनी चाहिए, बहुत सुंदर दिखना चाहिए, वो कलरफुल पेन्स आपको यूज़ करने हैं, आपको स्पार्कल पेन्स यूज़ करने हैं, आपको ये सब मिथ्स हैं। अगर कुछ ट्रुथ है तो ये है, हाँ ऐसा होता है कि आपका जो माइंड होता है वो आपकी पिक्टोरियल थिंग्स को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, मेमोरी में वो जल्दी और लार्ज टाइम तक स्टोर रहता है, जो आपकी पिक्टोरियल थिंग्स होती हैं। पिक्टोरियल थिंग्स मतलब कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ दैट इज फ्रिक्शन और लाइट, तो मैंने एक बॉक्स बनाया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, उसमें मैंने लाइट लिखा, फिर उसमें मैंने 2 एरोज बनाए, उसमें मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाए और वहां पर मैंने एक में लिखा रिफ्लेक्शन और एक में लिखा रिफ्लेक्शन। ये जो माइंड मैप होगा ये मेरे माइंड में बहुत जल्दी स्टोर हो जाएगा। अगर यही चीज मैं एक लाइन के थ्रू पढ़ रही हूँ तो वो लेट स्टोर होगा। इस तरह की चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। और कलरफुल पेन यूज करना, मार्कर्स यूज करना, पिक्चर्स बनाना, ये सब कुछ बिना मतलब कि ये सब मिथ्स होते हैं जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतना टाइम आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में डिवोट कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा।
नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन। टाइम टू टाइम आपको अपने रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, इन वीकली असेसमेंट और इन मंथली असेसमेंट और इन प्री बोर्ड्स। जैसे आपका वीकली असेसमेंट आया तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो वीकली असेसमेंट जो हुआ, मंथली असेसमेंट जो हुआ, इनको बहुत हल्के में लेते हैं। प्री बोर्ड जो हुआ इनको बहुत लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये प्री बोर्ड्स हैं या फिर मंथली असेसमेंट है या फिर वीकली असेसमेंट में मैं इसके लिए प्रिपेयर क्यों करूँ, मेरा अभी तक तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इनको छोड़ता हूँ और अपने जो सिलेबस मेरा है उसको कंप्लीट करता हूँ। नहीं, अगर आपका वीकली असेसमेंट चल रहा है तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके लिए रिवाइज करें, क्योंकि किसी भी एग्जाम में क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। ओवर द क्वांटिटी क्वालिटी इज मस्ट, क्वालिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आपको बाद में रियलाइज होता है कि अगर यही चीज मैंने ज्यादा बार रिवाइज कर ली होती बजाय इसके कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूं, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होता। तो सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा आपके लिए इस चीज़ पर आपको एम्फेस करना है कि आप रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहें टाइम टू टाइम, तभी वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर होती है। तो आपको कुछ हार्ड वर्क नहीं करना। एक बार आपका सिलेबस, एक बार आपका चैप्टर कोई कंप्लीट हुआ, कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसको आपको रिवाइज करना है नेक्स्ट जो संडे आने वाला है या जब कभी भी आपको टाइम मिले, या फिर वीकली असेसमेंट में आपको करना है, फिर मंथली असेसमेंट में आपको करना है, फिर प्रीबोर्ड्स में आपको करना है। इस तरह से आपके 4 रिवीजन हर चैप्टर के हो चुके होंगे। मैंने भी अपने टाइम पर ऐसे ही किया था। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपको फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज ही करनी है, डिक्रीज नहीं करनी है। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस सैंपल पेपर, एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट। आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट 5। कोई हार्ड सब्जेक्ट होता है जैसे मैथ्स हुआ या साइंस हुआ, उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 7 सैंपल पेपर्स और 10 सैंपल पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एटलीस्ट आपको 5 सैंपल पेपर लगाने ही है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। आई वुड एडवाइस कि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करें। सैंपल पेपर जब रिलीज ही तब होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस। आपके मैथ्स में कंस्ट्रक्शन के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि बच्चे छोड़ देते हैं जब आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये चीज़ तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी बाद में, ये मुझे आता है। बट क्या होता है, एग्जाम हॉल में आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा होता है, फिर उस टाइम आपको कुछ रियलाइज नहीं होता, कुछ आप रिलेट नहीं कर पाते कि मेरा कंस्ट्रक्शन कैसे था। पर अगर वही पैनिक वाला माहौल आप पहले ही रियलाइज कर चुके हैं, आप उसी माहौल से गो थ्रू हो चुके हैं, आप उसी चीज़ को पहले ही महसूस कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है अगर, तो उस टाइम आप उतना ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे। दिस शुड बी रिलेटेबल। नेक्स्ट थिंग इज नेवर एक्सीड द टाइम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कभी भी आपको टाइम एक्सीड नहीं करना है। अगर 3 आवर्स का आपका मॉक टेस्ट है तो आपको कभी भी उसको 3.5 आवर और आपको 15 मिनट्स भी ऐड नहीं करनी है अपने मॉक टेस्ट में। अगर आप अपना सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ 3 आवर्स के लिए ही करें, टाइम अपना एक्सीड नहीं करें। अगर आपको अपने आप को ही तो चेक कराना है, वो चीज़ किसी और को थोड़ी ना दिखानी है, मार्क्स किसी और चीज़ को किसी और को थोड़ी ना दिखाने, अपने आप को दिखाने। तो अपने आप को क्या चढ़ा के दिखाना कोई चीज़। नेक्स्ट थिंग इज मिस्टेक्स टू अवॉइड। ऐसे मिस्टेक्स जो कि बच्चे करते हैं बट आपको नहीं करनी है। डोंट वेट फॉर द टीचर्स टू कंप्लीट द चैप्टर्स, रीड योरसेल्फ थोरोली। टीचर्स का कभी भी वेट नहीं करना। अब तो वैसे भी कोविड चल रहा है, हो सकता है कि आपका टीचर इज नॉट अवेलेबल फॉर योर सिलेबस और एनीथिंग एल्स, तो आपको कभी भी टीचर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना। स्पून फीडिंग वाली चीज़ कभी नहीं करनी कि टीचर्स स्पून फीडिंग कर रहे हैं, बच्चों को हर एक चीज़ कर करके दे रहे हैं, नोट्स भी सेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका टीचर अवेलेबल नहीं है तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट डे मेरा चैप्टर क्या शुरू होने वाला है या फिर टीचर क्या पढ़ाने वाला है, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस चीज़ से खुद गो थ्रू हो जाए, तो खुद पढ़ लें बजाय इसके कि आपका टीचर ही पढ़ाएगा। स्पून फीडिंग वाली हैबिट आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। नेक्स्ट थिंग इज डोंट वेट फॉर द सिलेबस कंप्लीशन, स्टार्ट सॉल्विंग PYQs along with your chapter। क्या कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप PYQs सॉल्व करेंगे, ये एक मिथ होता है।
और रॉन्ग स्टेप होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आपको तभी सोल्व करनी है जब आपके चैप्टर सोल्व हो रहे हैं। आपका आज एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो आज ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर करें। अगर कोविड का टाइम चल रहा है, अगर आप बुक्स परचेज नहीं कर सकते, ऑनलाइन भी नहीं मंगा सकते हैं, आई वुड एडवाइस कि या तो आप ऑनलाइन सोचें कि ऑनलाइन आप अपनी बुक्स हार्ड कॉपी मंगवा लें, अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स जो है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको नेट पे इजीली मिल जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करने हैं जब आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, इससे आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है। अगर कोई चैप्टर करवाया है आज या फिर टॉपिक करवाया है, अगर उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। या फिर अगर आपको कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स लग रहा है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके देखे और आपने देखा कि इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत इजी पूछे गए हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसमें नहीं पढ़ेंगे, वो छोटी चीज़ें ही पढ़कर अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, आपको इंटरेस्ट बिल्ड होगा उसमें। नेक्स्ट थिंग इज नेवर रिवाइज ओरली, रिवाइज बाय राइटिंग ऑन पेपर। कभी भी आपको ओरली रिवाइज नहीं करना। ओरली जब हम रिवाइज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि हमारे माइंड में आते हैं। माइंड बहुत सारे थॉट्स कैप्चर करता है कि अरे मेरा तो ये काम रह गया, वो काम रह गया, मुझे ये करना है, वो करना है, व्हाटएवर। बेफालतू के आपके थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। उसके लिए उसको अगर अवॉइड करना चाहते हैं आप तो क्या कर सकते हैं, आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, पेपर पे राइटिंग करें। अगर जब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो हाथ होगा वो बार बार सिग्नल भेजेगा आपके माइंड को कि समथिंग इज मिसिंग, आप कुछ मिस कर रहे हैं। वो सिग्नल ये होगा कि तू लिख रहा था या लिख रही थी, आप उसको कंटिन्यू करें। तो आपको फिर रियलाइज होगा कि हाँ मैं लिख रही थी या लिख रहा था और अब मुझे वही चीज कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट थिंग इज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इन बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में जब आपकी आंसर शीट चेक हो रही होगी, आपका जो टीचर है वो आंसर शीट चेक कर रहा होगा, तो आप उसके सामने नहीं होंगे, ना ही वो आपको जानता होगा कि आप किस तरह के बच्चे हैं, अच्छे हैं, सिंसियर हैं, डिटरमाइंड हैं, स्मार्ट हैं या नहीं है, हार्ड वर्किंग है या नहीं है। वो सब चीज़ें उस टाइम पर नहीं आएंगी। क्या चीज़ उस टाइम पर इंप्रेशन आपका दिखाएगी? आपकी सिर्फ आंसर शीट, और आंसर शीट में आपने किस तरह से लिखा हुआ है, आपके फॉर्मेट्स उस पर इंप्रेशन डालेंगे आपकी आंसर शीट पर। उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको हमेशा जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं तो अपना फॉर्मेट जरूर रिवाइज करना है। नेक्स्ट थिंग इज नेवर यूज कैलकुलेटर इन मैथ्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस। जब भी आप किसी मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको कभी भी किसी भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। कैलकुलेटर का यूज क्यों नहीं करना है? वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड आस्क बट यू डोंट। वाई? क्योंकि जब भी मैं कोई कैलकुलेटर से कोई चीज़ सॉल्व करता हूँ तो मेरा माइंड वर्क नहीं करता, मुझे प्रैक्टिस नहीं हो पाती उस कैलकुलेशन की। अगर ऐसा हुआ बाई चांस, अगर ऐसा हुआ कि सेम क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, बट आपने कैलकुलेट उसको कैलकुलेटर से किया था, तो आपका माइंड उसको इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएगा, आपको नहीं याद होगी उसमें कैलकुलेशन किस तरह की थी। बट अगर आपने वो खुद अपने माइंड पर जोर डालकर सोचा और आपने वो खुद सॉल्व किया था, तो आप उस वक्त कैलकुलेशन बहुत इजीली और बहुत फास्टली कर पाएंगे। इट शुड बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज डोंट पैनिक फॉर हार्ड सब्जेक्ट्स। इफ देयर आर सम हार्ड सब्जेक्ट्स, अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हार्ड लगती हैं, तो द फर्स्ट थिंग इज क्लियर योर बेसिक्स। डोंट मूव टू द हायर लेवल क्वेश्चंस इन द बिगनिंग। Solve easy questions first to build your confidence. And yeah, make a formula notebook for such subjects, that is maths or science. फर्स्ट थिंग ये है कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। शुरू में आपको हायर लेवल क्वेश्चंस नहीं करने। ये एक ऐसी एडवाइस है जो सब दे देते हैं कि आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, बट बच्चे को यही नहीं पता होता कि बेसिक्स होते क्या हैं। कोई ये नहीं बताता कि बेसिक्स होते क्या हैं। मुझे भी जब ये एडवाइस मिलती थी तो मुझे भी कहा जाता था कि अपने बेसिक्स क्लियर करो, अगर ये चैप्टर तुम पे सॉल्व नहीं हो रहा है। ऑल्दो मैथ्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, बट मुझे हमेशा ये एडवाइस दी जाती थी अगर मुझसे मैथ्स में कुछ नहीं हो रहा सॉल्व, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, अगर मुझसे सॉल्व नहीं होती थी तो मुझसे कहा जाता था कि
बेसिक्स क्लियर करो। और मुझे वही रियलाइज नहीं हो पाता था, मुझे वही रिलेट नहीं हो पाता था कि ऐसी कौन सी बेसिक्स हैं जो मेरे क्लियर नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज बेस्ट थिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उसमें हमेशा सब हेडिंग्स लिखी होती हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट शॉर्ट, वेरी लॉन्ग और लॉन्ग, ये सब हेडिंग्स होती हैं। तो आपको जब लगे कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो फर्स्ट थिंग टू डू इज प्रैक्टिस वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। वो आपके बेसिक्स क्लियर कर देंगे। आपको पता चल जाएगा वहां पर कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जिसमें आप लैग कर रहे हैं, जो आप कैच नहीं कर पा रहे हैं इन लॉन्ग क्वेश्चंस। Then if you would move to the higher level questions, it would be easy to solve those questions. Next thing is make a formula notebook. जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अपनी फॉर्मूला नोटबुक बना लूंगी या बना लूंगा। ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कोई भी चीज कल पर नहीं टालनी है। इन माई स्ट्रेटेजी वीडियो, नोट प्लेस इज फॉर टुमारो। कोई भी चीज आपको कल पे तो टालनी ही नहीं है। आपको अगर कोई चीज करनी है तो आज ही करनी है। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके फॉर्मूलाज अपने एक A4 शीट पे लिख लीजिए। कितना टाइम लगेगा उसमें? ज्यादा टाइम नहीं लगता। इट शुड बी वेरी क्लियर, so it would help you definitely if you would follow all those steps which I have explained in my video. You would score 95% definitely, my dear. Thanks for watching this video.